हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को नारायण राव भट्ट के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नारायण राव भट्ट नवंबर 1772 से अगस्त 1773 में उनकी हत्या तक मराठा संघ के 10वें पेशवा थे। उन्होंने गंगाबाई साठे से शादी की, जिन्होंने बाद में सवाई माधवराव को जन्म दिया। प्रारंभिक जीवन। नारायण राव भट्ट का जन्म 10 अगस्त 1755 को हुआ था। वे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी पत्नी गोपिका बाई के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने पढ़ने, लिखने और अंकगणित में एक पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत शास्त्रों की कार्यात्मक समझ रखते थे। उनका 8वें जन्मदिन से पहले 18 अप्रैल 1763 को गंगाबाई साठे से विवाह हुआ था। वह अपने भाई माधवराव के साथ 2 अवसरों पर, एक बार 1765 में और बाद में 1769 में कर्नाटक के अपने अभियानों में शामिल हुए। अप्रैल 1770 के अंत में निजागल किले पर हमले के दौरान उनकी कलाई में घाव हो गया। भाई के शासनकाल में उन्हें अपने प्रशासनिक कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए मराठा मंत्री सखाराम बापू की देखरेख में रखा गया था। उनका व्यवहार और उनके कर्तव्यों का प्रदर्शन हमेशा उनके भाई माधवराव को प्रभावित करने में विफल रहे, जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में बहुत आकांक्षा व्यक्त की। उद्गम। अपनी मृत्यु से पहले माधवराव ने एक अदालती सत्र आयोजित किया, जिसमें स्वर्गारोहण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और जिसके अंत में कुल देवता की उपस्थिति में उन्होंने अपने छोटे भाई नारायण राव को अगले पेशवा के रूप में नामित किया। उन्होंने सखाराम बापू और नाना फडणवीस की सलाह से नारायण राव को अपना प्रशासन चलाने की सलाह दी। माधवराव और नारायण राव दोनों के चाचा रघुनाथ राव में मरने वाले पेशवा के सामने नारायण राव के नामांकन का खुले तौर पर विरोध करने का साहस नहीं था और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। पेशवा ने भी लिखित रूप में आदेश दिया था कि रघुनाथ राव को अपने कारावास को जारी रखना, ताकि उन्हें कोई साजिश करने से रोका जा सके। पेशवा की मृत्यु से कुछ समय पहले रघुनाथ राव ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तुरंत पकड़े गए और वापस कारावास में डाल दिए गए। उनका शासनकाल। विभिन्न समूहों का अलगाव। गार्डिस। पेशवाओं ने महल और पुणे शहर के आसपास पुलिस ड्यूटी के लिए गार्डी सैनिकों को नियुक्त किया। गार्डी 5000 से कम मजबूत थे और ज्यादातर उत्तर भारतीय, पठान, इथियोपिया, अरब, राजपूत और पूर्बिया से बने थे। उनका मासिक वेतन 8 रुपए से 15 रुपए के बीच था। नए नारायण राव को अपने भाई से एक खाली खजाना विरासत में मिला। माधवराव ने साम्राज्य के ऋणों का भुगतान करने के लिए वर्षों में जमा की गई सारी संपत्ति खो दी थी और अपनी बीमारी के कारण जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में धन लाने में असफल रहे थे। उनके शीर्ष पर इब्राहिम खान गार्दी और मार्किस डी बस्सी के चले जाने के बाद गार्डिस के पास अब उन्हें अनुशासित रखने के लिए एक व्यापक नेता नहीं था। अवैतनिक और असंगठित गार्दी अब मराठों के लिए एक दायित्व बन गए थे, लेकिन न तो पेशवा और न ही उनके सलाहकारों ने इस ज्वलंत मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया था। प्रभु मराठा साम्राज्य में एक प्रभावशाली समुदाय थे। उन्होंने क्षत्रिय जाति से संबंधित होने का दावा किया था, जिसने उन्हें वैदिक मंत्रों के माध्यम से धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार दिया था। 17वीं शताब्दी के अंत में उनकी जाति की स्थिति पर विवाद हुआ था, लेकिन मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी और उनके गोपीय सचिव बालाजी अवजी चिटनिस, जो कि जाति से प्रभास थे, ने अपने पुत्रों के जनेऊ समारोह को उसी समय किया था। प्रख्यात ब्राह्मण विद्वान गागा भट्ट के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा समय निकाला गया था। इसने एक मिसाल कायम की
जिसने प्रभास को रूढ़िवादी ब्राह्मणों के हस्तक्षेप के बिना अपनी क्षत्रिय स्थिति को बनाए रखने की अनुमति दी। लेकिन तब नारायण राव ने रूढ़िवाद का कारण लेने का फैसला किया और संभवतः नाना फडणवीस से प्रभावित होकर उनकी जाति का दर्जा क्षत्रिय से घटाकर शूद्र या सेवक कर दिया। प्रभु समुदाय के प्रमुख नेताओं को एक साथ बुलाया गया और भूखमरी सहित गंभीर यातनाओं के तहत अपनी जाति का दर्जा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें 9 वैशिष्ट लेखों के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, जिसके अनुसार वे क्षत्रिय का दर्जा छोड़ देंगे और शूद्र का दर्जा स्वीकार करेंगे। नारायण राव की इस कार्रवाई ने उन्हें एक प्रभावशाली समुदाय का समर्थन खो दिया, जिसके बाद उन्होंने रघुनाथ राव का समर्थन किया। देश नीति। पुराने सहयोगियों का पूर्णवास। महादाजी शिंदे के नेतृत्व में मराठों ने 1771 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। महादाजी शिंदे और अन्य मराठा प्रमुखों को बाद में दिल्ली के मामलों की देखभाल करने और अन्य उत्तर भारतीय जिलों से राजस्व एकत्र करने में लगाया गया था। गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क मराठों का एक सहयोगी मुगल साम्राज्य के वजीर के रूप में पुनः स्थापित होने के लिए उत्सुक थे, जैसे कि वह एक बार किया गया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय गाजिउद्दीन से अपने पिता की हत्या करने के लिए बहुत नफरत करते थे और इसीलिए उनकी कोई सहायता भी नहीं करते थे। इस बीच गाजिउद्दीन को एक आवारा की स्थिति में घटा दिया गया था और इसीलिए वह नए पेशवा के सामने अपना मामला रखने के लिए दिसंबर 1772 में पुणे गए। उनकी हत्या। नारायण राव की हत्या 30 अगस्त 1773 को हो गई थी, जब मराठा परिसंघ के 18 वर्षीय पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। यह साजिश 21 से 31 अगस्त तक चलने वाले गणेश चतुर्थी महोत्सव के दौरान अंजाम दी गई थी। इसकी साजिश उनके चाचा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने रची थी। उन्होंने कालबेलिया जनजाति के सदस्यों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया था। नारायण राव की मृत्यु के समय सिंहासन के लिए रघुनाथ राव कतार में थे। नारायण राव और उनके नौकर तापाजी तिलकर दोनों मारे गए। महल में कुल 11 लोग मारे गए थे, उनमें से 7 ब्राह्मण, 2 नौकर और 2 दासियां थी। गाय की भी मौत हो गई थी। क्योंकि रघुनाथ राव अपने कार्यवास को नहीं छोड़ सकते थे, साजिश की तैयारी रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई के एक प्रभावशाली निजी सेवक तुजली पवार द्वारा की गई थी। तुजली ने यह भी महसूस किया कि उनके साथ नारायण राव और संभवतः माधव राव ने गलत किया था और भले ही यह कथित अपराध वास्तविक था या नहीं, इसने उसे साजिश में एक अभिन्न भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया था। जबकि पिछली योजना में केवल नारायण राव को पकड़ना शामिल था, नई योजना में उनकी हत्या भी शामिल थी और आंशिक रूप से इस धारणा पर आधारित थी कि साजिश के संबंध में सखाराम बापू तटस्थ रहेंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।